देखिए आज लास्ट टॉपिक देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 6 हो जाएगा ये। और इसमें पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, चलिए सिलेक्शन के लिए फिर वही बात, लेक्चर से अलग इधर उधर मत भागिएगा। ठीक है, जितना इधर उधर भागेंगे नंबर घटाएंगे, और अगर कंप्लीट लेक्चर पर रहेंगे तो 100% पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में कि जो आपको लेक्चर में ना बताई गई हो, या आप ये ना कह सकें कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, और जिसमें ले रहे हैं हीट इंजन। एफिशिएंसी होती क्या है? आउटपुट। आउटपुट का परसेंटेज, हमने डाला कितना था और हमें मिला कितना। ठीक है, हमने इन्वेस्ट कितना किया था और हमें उसका रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, कोई कारोबार कर रहे हैं, हमने उसमें कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, और मान लीजिए 10 रुपये खर्च किए, और हमें जो काम का 10 रुपये खर्च करने से मान लीजिए कोई चीज़ लेके आए हम, और उसमें काम की चीज़ निकली कितनी, 6 रुपये की। 10 रुपये हमने खर्च किए किसी चीज़ को खरीदने में, और उसमें जो काम की निकली वो क्या है, 6 रुपये की काम की निकली है। तो जो आउटपुट निकला वो कितना हो गया, 6 रुपये। तो अगर परसेंट एफिशिएंसी उसकी देखेंगे तो एफिशिएंसी आएगी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मिला कितना, 6 रुपये का, और लगाया कितना था, 10 रुपये। और तो ये क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी। परसेंटेज में इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैसे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.6, 6/10। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, चलिए तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन कैसे वर्क करेगा। हमारे पास ये हीट इंजन है, इसको एनर्जी सप्लाई करी गई, जिससे एनर्जी सप्लाई करी जा रही किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। एनर्जी सप्लाई की जा रही है हीट की फॉर्म में, इसको एनर्जी सप्लाई की गई। एनर्जी जिससे सप्लाई की जाएगी उसे बोलेंगे सोर्स, और ये इस एनर्जी का कुछ पार्ट खा जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, खा जाएगा। और जो खा गया, जितना पार्ट खा गया उसका क्या कर दिया, वर्क। मतलब जिसने क्या करा, इसको एनर्जी फेंकी गई Q1, इस सोर्स से एनर्जी फेंकी गई Q1, इस Q1 का कुछ हिस्से का इसने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया वर्क में। उतना इसने वर्क करके दिखा दिया, कितना, कुछ वर्क करके दिखा दिया, और बाकी जो एनर्जी थी वो इनने क्या कर दी, खराब कर दी। ठीक है, खराब मतलब कहाँ चली गई, सिंक में। तो जो बची हुई वेस्ट, वो एनर्जी जिसका ये वर्क नहीं कर पाएगा, या जिस एनर्जी को ये वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, या कह सकते हैं जिस एनर्जी को ये वेस्ट कर देगा, जो हमारे काम की नहीं रहेगी। दी हमने इसको 10 एनर्जी थी, इसने 6 का हमें वर्क करके दिखा दिया, और 4 की एनर्जी हमारी क्या कर दी, इसने वेस्ट कर दी। ठीक है, तो जो वेस्ट है वो कहाँ चली जाएगी, सिंक में। चलिए, तो जहाँ से एनर्जी आती है उससे बोलते हैं सोर्स, और जिसमें वेस्ट एनर्जी चली जाती है उससे बोलते हैं सिंक। ऑब्वियस सी बात है, जिधर एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर टू कहाँ फ्लो करेगी, लो टेम्परेचर। तो सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, जिसे बोल रहे हैं T1, और सिंक का टेम्परेचर लो होगा, कितना, T2। ठीक है, तो इस सोर्स का टेम्परेचर हमने T1 लिया और सिंक का टेम्परेचर T2 लिया, तो T1 बड़ा होगा किससे, T2 से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे इस इंजन में, तो जो टेम्परेचर किस में लेके चलना है, केल्विन में। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हर जगह हम टेम्परेचर केल्विन में ही यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे, छोड़ के कैलोरीमेट्री को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से इसने सोर्स ने सोर्स जो T1 केल्विन टेम्परेचर पे था, इसने एक हीट सप्लाई करी कितनी, Q1। ये क्या हुआ, इनपुट। जो टोटल इसको दिया गया, जो टोटल अमाउंट इसको दिया गया वो कहलाएगा इनपुट। अब इस हीट इंजन ने क्या करा, इस Q1 एनर्जी को क्या कराया, कैप्चर करा। ये कह सकते हैं Q1 इसको एनर्जी क्या करी गई, सप्लाई की गई। ठीक, अब इसने क्या करा, इसका इस एनर्जी से कुछ क्या कर दिया, वर्क कर दिया, और बाकी एनर्जी क्या कर दी, सिंक में फेंक दी। सिंक में जो एनर्जी फेंकी वो लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, Q2। ठीक है, तो Q1 दी थी, Q2 इसने फेंक दी, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा कितना, Q1 माइनस Q2, वो क्या हो जाएगा, वर्क। यानी कि इतनी एनर्जी कहाँ चली गई, वर्क में चली गई। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, यानी कि जो इनपुट माइनस आउटपुट। चलिए, वो तो इस क्या है, इनपुट। देखिए Q1 क्या होगा, इनपुट, और ये Q2 क्या होगी, जो वेस्ट हो गई। तो इनपुट में से माइनस कर देंगे वेस्ट, तो वो क्या मिलकर आ जाएगा, आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, वर्क। तो वर्क डन को क्या बोलते हैं, आउटपुट, जो हमें मिला। ठीक है, जो जितना हमारा काम बना। देखिए, तो एफिशिएंसी हमेशा किससे आएगी, एफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं ईटा से। कैसे, क्या बोलते हैं इसे, ईटा। ठीक है, तो इसे किससे बोलते हैं, ईटा से। चलिए, जो एफिशिएंसी है उसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे निकलेगी, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब जो हमें मिला, आउटपुट। आउटपुट हमें मिला कौन, वर्क ही तो मिला।
तो आउटपुट कौन हो गया, वर्क, और इनपुट कौन था, जो हमने दिया था टोटल, हमने कितना टोटल पैसा दिया था Q1, या टोटल एनर्जी कितनी दी थी Q1, और हमारे काम में कितनी आई ये W, जो वर्क, जो इसने इंजन ने जितना वर्क कर दिया वही तो हमारा काम का हुआ, ठीक है। और बाकी वेस्ट हो गई। वेस्ट जैसे मान लीजिए बाइक में हम पेट्रोल जलाते हैं, तो बाइक में पेट्रोल जलेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट का क्या है, उस कुछ वो हीट क्या करेगी, उस हीट का कुछ पार्ट तो क्या करेगा, इंजन को चलाने में काम कर देगा, यानी कि आपका बाइक को मूव कराने में काम कर देगा, जिससे आप बाइक पे बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। मगर उस जो पेट्रोल आप उसको सप्लाई कर रहे हो, उस पेट्रोल से जो हीट जनरेट हो रही है उसका कुछ पार्ट तो क्या कर रहा है, आपके मोशन में, यानी कि बाइक के मोशन में जा रहा है, और बाकी कुछ पार्ट क्या होगा, इंजन को गर्म करने में, साउंड करने में। जब बाइक मूव करती है यानी कि स्टार्ट होती है तो बहुत सारी आवाज़ होगी, साउंड होगी, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, इंजन गर्म हो जाएगा, सिलेंसर गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं सिंक। तो जो एफिशिएंसी है वो आएगी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कौन है, जो वर्क किया, ठीक है, जो मैकेनिकल वर्क हो गया, और अपॉन में क्या होगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कौन होता है, जो हमें वर्क मिला, और इनपुट वो था जो हमने सप्लाई किया। तो देखिए, तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट कौन है, वर्क है, और सप्लाई हमने कितना किया था, Q1 हीट की थी, ठीक है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू क्या कर देते हैं, 100। चलिए, तो आउटपुट तो कौन हो गया, वर्क डन, और इनपुट कौन हो गया, Q1 मतलब हीट सप्लाइड, जो हमने हीट क्या करी थी, सप्लाई करी थी। चलिए, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंजन की एफिशिएंसी निकालते समय, इंजन की एफिशिएंसी निकालते समय हमेशा हीट सप्लाई ली जाती है। मतलब जो इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे वो आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो कौन हो गया, जो वर्क डन है, और इनपुट कौन हो गया, जो हीट हमने सप्लाई करी। तो ये ध्यान देना है, ये जो अपॉन में कौन सी हीट यूज करनी है, जो हीट हमने सप्लाई करी थी। सप्लाई करी थी मतलब जैसे आपने क्या करा, आपने 10 रुपए दिए किसी को, ठीक, और 10 रुपए में से आपने क्या करा, उसको क्या कर दिया, उसको आपने क्या कर दिए, एक एक 2-2 रुपए के सिक्के में आपने क्या कर दिए, उसको पैसे दिए। और उस आदमी ने कहा, एक जिसको आपने दिए उसने कहा कि 2 का नोट, ये 2 का सिक्का, देखा उसने कि वो कुछ खराब सा लगा, डाउट लगा, उनने फेंक दिया, बोला ये तो खराब है, ठीक है, और वो 8 रुपए लेके चला गया। अब झगड़ा किस बात का होगा, आप तो अपनी डायरी में लिख लेंगे कि 10 रुपए दिए, और वो क्या कहेगा कि मुझे तो 8 रुपए मिले, 8 ही काम के थे, उसमें 2 रुपए, तो 2 का सिक्का तो बेकार था, ठीक है। तो बेकार था या सही था, ये इससे आपको मतलब नहीं, कि मैंने तो आपको गिनवाए और 10 रुपए गिन के दिए हैं, ठीक है, तभी कहता। चलिए, वही वाली कहानी है। तो इसमें जरा विशेष ध्यान रखना है, बताएंगे अभी जब क्वेश्चन आएगा। तो हीट जब आउटपुट निकालेंगे, जब एफिशिएंसी निकालेंगे, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कौन होता है, जो हमारे यूज में आ गया एनर्जी, और इनपुट वो थी जो हमने टोटल सप्लाई की थी, ठीक है। तो हीट सप्लाई ध्यान में रखना है, ध्यान देना है इस पे। और क्या होगी ये, इंजन की जो एफिशिएंसी निकालते समय हमेशा हीट सप्लाई ली जाती है। और हीट सप्लाई कौन सी, क्या कहना चाह रहा है, अभी समझाएंगे क्वेश्चन से, देखिए। तो जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कौन था, वर्क डन, इनपुट कौन था, जो हीट हमने सप्लाई की थी, यानी कि Q1। और वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यानी कि जो हीट सप्लाई करी वो, और जो वेस्ट हुई वो। तो जो सप्लाई करी उसमें से वेस्ट वाली माइनस कर दीजिए, तो वो क्या हो गई, वर्क डन हो गई। और अपॉन में क्या हो गया, ये इनपुट। तो आउटपुट समझ गए, वर्क डन कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q2 से, और अपॉन इनपुट कौन था, Q1। यहाँ से अगर हम Q1 से इसे अलग अलग डिवाइड कर दें, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1। तो ये तो कितना आ गया, 1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो जो एफिशिएंसी है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू क्या कर देंगे, 100। क्लियर होगी बात। चलिए, एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं बात क्या है। देखिए, ए साइक्लिक प्रोसेस हैज 3 स्टेप एंड हीट इन्वॉल्व इन द 3 स्टेप्स आर। Q1 कितनी, ये 1300 जूल, Q2 कितनी माइनस है 200 जूल, और Q3 कितनी है 700 जूल, ठीक है। ये कह रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में। और तीनों स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो कितनी है, पहले स्टेप में कितनी है 1300 जूल, और Q2 सेकंड स्टेप में कितनी है, Q2 वो माइनस की 20 जूल है, और Q3 कितनी है 70 जूल, ठीक। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय द इंजन इज। तो वर्क के द्वारा जो कॉरस्पॉन्डिंग इंजन है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में। तो पहले W1 मतलब पहले स्टेप का वर्क, तो पहले स्टेप में कितना वर्क किया उसने, 450 जूल। सेकेंड स्टेप में कितना वर्क किया, माइनस का 100 जूल, 100 जूल। और थर्ड स्टेप में वर्क डन बताना है। तो कह रहा है देन फाइंड आउट W3 एंड
एफिशिएंसी ऑफ द इंजन और एक एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब मैंने बात करी थी जो एफिशिएंसी है वो आएगी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो होगा टोटल वर्क डन, इनपुट क्या होगा टोटल हीट सप्लाई। अब हीट सप्लाई कौन सी होगी, ये क्या होगी 13 की दी कितनी 1300 जूल, फिर क्या है 700 जूल और दूसरे स्टेप में क्या है माइनस की 200। तो ये माइनस का 200 का मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि आपने 1300 रुपए दिए उसको पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप पे उसने 200 का एक नोट निकाल के फेंक दिया कि तो नकली है भाई, ठीक है। और फिर तीसरे स्टेप में आपने कितने दिया 700। तो मगर ये जो फेंका आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आपने तो कितने दिए थे 1300 यहाँ दिए और 700 यहाँ दिए, आपने क्या दे दिया 2000 जूल की एनर्जी उसको दे दी। तो आपकी तरफ से जो सप्लाई है वो कितनी होगी 1300 प्लस 700, यानी कि कह सकते हैं जो सप्लाई एनर्जी है वो प्लस वाली काउंट करनी है, माइनस वाली एनर्जी को काउंट नहीं करना। क्लियर होगी बात। तो टोटल सप्लाई एनर्जी क्या होगी 1300 प्लस 700 यानी कि 2000 माइनस 200 नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस प्लस वाली को ऐड करना है, ठीक है। चलिए बात करें अब हमारे पास क्या है। तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस उसने दिया है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है जीरो। जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है जीरो। क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या हो जाए सेम, जिसमें स्टेट का चेंज ना हो, एक प्रोसेस के बाद स्टेट क्या आ जाए सेम आ जाए। तो क्या होगा वो साइक्लिक प्रोसेस में जब क्या हो जाते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएंगे सेम, और फाइनल इनिशियल स्टेट सेम हो गई तो इसका मतलब फाइनल इनिशियल टेम्परेचर भी सेम, और फाइनल इनिशियल टेम्परेचर सेम तो क्या है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। चलिए खैर बात करें। अगर मान लीजिए देखिए आइडियल गैस में हम बात करते हैं तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर मान लीजिए गैस नहीं, आइडियल गैस नहीं, कोई अदर सब्सटेंस है, तो फिर दोनों चीज़ें होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है इंट्रक्शन फोर्स पर, इंट्रक्शन किससे डिपेंड कर जाएगा प्रेशर पे, ठीक है। तो कुल मिला के साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम रहेगी, यानी कि फाइनल इनिशियल और फाइनल यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज जीरो और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज जीरो। इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगा जीरो होगा। चलिए तो अगर हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा डी यू प्लस वर्क डन। जो हीट सप्लाई है वो किसके इक्वल होती है चेंज, वो दो रूप में जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और एक वर्क डन करने में। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या होगी जीरो। तो बस क्या बचा टोटल हीट हमने कितनी सप्लाई करी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल वर्क डन कितना हुआ स्टेप में W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये तो क्या हो गया था जीरो। जब ये जीरो हो गया तो बस Q इजिकल टू क्या हो गया था DQ, और तो Q कितना था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और वर्क डन कितना था W1 प्लस W2 प्लस W3। रख दो वैल्यू, Q1 कितनी थी 1300, Q2 कितनी थी, ठीक है Q2 कितनी थी 200 और Q माइनस की, और Q3 कितनी थी प्लस की 700, ठीक। W1 कितना था 450 जूल, W2 कितना था माइनस 200 जूल, और W3 हमें निकालना था, निकल जाएगा। अब तो बस क्या करिए इन सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, ये ऐड हो गए कितने हो गए, यहाँ से कितना आ गया ये देखिए 1300 और 700 कितना हो जाएगा 2000 माइनस 200 कितना आ जाएगा 1800 इजिकल टू ये कितना होगा ये 450 माइनस 100 कितना हो जाएगा 350 और प्लस क्या है W3। तो यहाँ से W3 निकालेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया ये यानी कि आ गया 1450, ठीक है 1450, ठीक है। तो क्या हो गया ये, चलिए 1450 जूल की वर्क आ गया किसमें थर्ड स्टेप में। अब आगे क्या निकालना हमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किससे आती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब जो वर्क डन है टोटल वर्क डन, और इनपुट क्या है जो हीट सप्लाई है। हीट सप्लाई कौन सी ध्यान रखना, तो वर्क डन तो क्या होगा टोटल वर्क डन तो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी प्लस के हो चाहे माइनस के हो सब ऐड हो जाएंगे, और हीट सप्लाई क्या होगी सिर्फ वो ऐड होगी जो क्या है पॉजिटिव की है। तो यही खास बात है इसमें। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर दे तो गलत हो गया बस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हीट सप्लाई है कौन सी यूज करनी है जो प्लस वाली है, जो उसने रिजेक्ट कर दे इनके माइनस का मतलब रिजेक्ट कर दे उससे आपको मतलब नहीं, लाला को दुकानदार को उससे मतलब नहीं, उन्होंने कहा हमने तो 2 किलो तोल के दे दिया सामान, ठीक है, उसमें 250 ग्राम खराब निकला हमें मतलब नहीं है। तो खास बात क्या है समझ में आ गई बात, नहीं तो Q1 प्लस Q2। तो देखिए टोटल वर्क डन तो क्या आ गया जोड़ लेंगे इसको, वर्क डन कितना कितना था देखिए
एक तो अगर W1 की बात करें तो 450 था, और W1 कितना था -100, तो ऐड कर लीजिए। देखिए एक तो हो गया 450, ठीक है, वो 1450 क्या होगी 14, ठीक है, 1450 प्लस सेकेंड, ये तो 1450 था, और थर्ड कितना था 450, और W2 कितना था -100 था, ठीक है। एक 1450 था, एक 450 था, ठीक, और एक था कितना माइनस का 100, जोड़ लिया तीनों को, जोड़ के कितना आ गया ये 1800। और जो हीट सप्लाई है वो कितनी जोड़नी, Q1 प्लस Q2, Q1 कितनी थी 1300, और Q3 कितनी थी 700, कितनी हो जाएगी ये 1300 प्लस 700 कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बस इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या सोल्व कर देंगे जी, तो यहाँ से कितना आ गया ये, यहाँ से आ गया ये 0.9। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 90%। क्लियर। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या है, नॉट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इसी चैप्टर में कम से कम मैं शायद 20 बार बता चुका हूं आपको ये बातें, ठीक है। दूसरा, वाइल कैलकुलेटिंग, ये नया पॉइंट है, वाइल कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी ऑलवेज यूज पॉजिटिव implies हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ये कह रहा है जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो जो टोटल जो हीट सप्लाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा इंप्लाइज करना है, केवल पॉजिटिव वाला, ठीक है। यानी कि Q1 प्लस Q3, एक यही खास बात बताई थी, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए एक डेरिवेशन बताते हैं आपको, डेरिवेशन ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस आपने देखा था, PV की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट होता है। ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है कैसा, मतलब ये कितना होता है ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की रियल में वैल्यू है क्या, ठीक है। और ये वैसे तो हम के लिख देते हैं, मगर वो के है क्या ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। और एक ये डेरिवेशन आता कैसे है ये भी मालूम होना चाहिए। देखिए डेरिवेशन से क्या होता है, डेरिवेशन से हमें पता चलता है कि क्वेश्चनों को कैसे हम कर सकते हैं। कभी कभी आप डरते हैं, घबराते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि आप डेरिवेशन को ढंग से नहीं सीखते। आप कोई सीखोगे डेरिवेशन तो उसे रटोगे, रटना थोड़ी है डेरिवेशन। एक बार समझ लेना क्या हो रहा है इसमें, एक बार समझ लिया उसके बाद भूल जाना है, ठीक है। जब कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं न्यूमेरिकल्स में अपने आप याद आ जाएगा, ठीक। चलिए तो डेरिवेशन देखा जरूर करो, उससे बेसिक बात पता चलती है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हुआ डेराइव, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रोसीजर यूज हो रहे हैं, तो उससे क्या है दिमाग आपका क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, ठीक है। मेमोरी थोड़ी सी क्या होगी आपके दिमाग की, बढ़ेगी। चलिए द प्रोसेस, अगर आप देखें इंटरव्यू देखें जिसने लास्ट ईयर क्या है नीट टॉप किया था, तो उसने क्या कहा, मैंने डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखे। डेरिवेशन देखने से क्या है, और ये बात मैं पिछले 20 साल से समझाता चला रहा हूँ कि डेरिवेशन ध्यान से देखें। चलिए खैर, और ये डेरिवेशन नॉर्मली किताबों में मिलता भी नहीं, ये कहाँ से आया, बस डायरेक्ट लिखा है किताबों में, डायरेक्ट टीचर भी पढ़ा देते हैं। नॉर्मली ये लोग बाग बताते भी नहीं किताबों में, जनरली नॉर्मल किताबों में नहीं लिखा है कि ये डेरिवेशन कहाँ से आता है। आप अच्छी बुक खरीदें तो पता चलेगा, ठीक है। मगर अच्छी बुक के लिए क्या होगा, अच्छी बुक तो ऐसे मिलती है किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर पे नहीं, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक की अलग अलग बुक मिलती हैं। अब इतनी सारी बुकें कहाँ से पढ़ोगे, आपको तो 2 बुक भरनी पढ़नी भारी हो जाती हैं, छोटी छोटी सी एनसीईआरटी की, ठीक है। चलिए द प्रोसेस, एनसीईआरटी कोई बुक नहीं है, एनसीईआरटी तो एक तरीके से क्या है, लिस्ट है सिलेबस की कि ये सिलेबस है, इसमें ये पॉइंट पूछे जाएंगे। उसमें किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। लोग बात कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के क्या करना है, मतलब एक रट्टू तोता बनना है, क्या बनना है। चलिए खैर, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यही तो है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है एडियाबेटिक प्रोसेस के कांस्टेंट का, यानी कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन करना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सब्जियां एक घर से दूसरे घर को ट्रांसफर नहीं होंगी। चलिए तो यहां देखिए, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, यही तो इसी का तो डेरिवेशन करना है हमें एडियाबेटिक प्रोसेस का। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की क्या है, इक्वेशन है। चलिए किससे होगी, ध्यान रखिए, अगर कोई भी गैसेस के लिए हमें कोई भी गैसेस प्रोसेस ही तो है, ये गैस का ही प्रोसेस तो है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल हम किस में लेते हैं, गैस में लेते हैं। प्रोसेस मतलब गैस का एक ऑपरेशन, ऐसा गैस ऐसे चली कि उसने क्या है, सिस्टम को ना तो हीट दी ना ली, उसे क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। गैस ऐसे चली जिसमें वॉल्यूम बढ़ता चला गया, तो वो क्या हो गया, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो वो क्या हो गया, आइसोकोरिक। गैस ऐसे चली जिसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो उसे क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोसेस।
गैस ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई जहां टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा, तो क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल। चलिए, तो गैस का ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ना तो हीट उसने ली ना उसने दी, उसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो दो फॉर्म में जाती है, किसमें, एक तो इंटर एनर्जी चेंज करने में और एक वर्क डन करने में। तो सप्लाई जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, चेंज इन एनर्जी और वर्क डन में। अब क्या है हमारे पास, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो है। चलिए, और इंटर एनर्जी हर एक प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताइए, कोई सा भी प्रोसेस हो इंटर एनर्जी हमेशा क्या होगी, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, पी इंटू डी बी। अब इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन बनानी है एडियाबैटिक की, जो प्रूव करना है, तो इसमें पी है, वी है, टी नहीं है। तो ये टी मुझे खटक रहा है, आपको भी खटकना चाहिए। इस टी को हटाओ, हमें क्या है, हमें ये आंसर लाना है, इसमें टी नहीं है। तो इसमें क्या है, ये जो फिलहाल अभी इक्वेशन बनी फर्स्ट, जब भी कोई गैस का प्रोसेस है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो आप उसमें। तो इसमें क्या है, ये क्या है, टी, डी टी मुझे खटक रहा है। तो डी टी खटक रहा है, तो डी टी को हटाओ। कैसे हटेगा ये टी, मैं किस पे डेरिवेशन कर रहा हूँ, गैस पे। तो गैस की मेन इक्वेशन होती क्या है, पी इक्वल टू टी, यहीं से हटाओ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए तुम्हें इस चैप्टर में, जिसमें हमें पी हटाना तो इससे हटा दिया, किसी इक्वेशन में टी नहीं लाना, टी आ रहा है तो टी कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करें, हमें टी नहीं रखना, डी टी रखना है। तो जरा डी टी रखना है, तो पहले इसे यहाँ पे, यहाँ तो टी है, वहाँ ला है डी टी, तो डी टी हटाना है, तो क्या करो, पहले इसे डी टी बनाओ। तो डी टी कब बनेगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। किसके रेस्पेक्ट में करूँ, किसी की भी रेस्पेक्ट में, बस जिसके भी रेस्पेक्ट में करोगे वो इसमें नहीं आना चाहिए। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट कर दिया, वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा। तो चलिए, ये बगैर किसी के रेस्पेक्ट में करे कर दो, ऐसे कर दो। देखिए, पी को डिफरेंशिएट, पी को कांस्टेंट रखो, बी को डिफरेंशिएट कर दो। देखो, पी को कांस्टेंट रखा, बी का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस आपके बी को कांस्टेंट रखा, पी का डिफरेंशिएशन कर दिया, डीपी इज इक्वल टू एन, और आर तो कांस्टेंट है, तो बस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, डी तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसे। नहीं तो आप क्या करो, लेफ्ट राइट दोनों का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी एक्स किसका, पीवी का, और डी अपॉन डी एक्स किसका, एनआरटी का। अब करिए इसमें, ये जब दो क्वांटिटी एक साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, पहली को ऐसी रखो, दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन तो डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ आता है प्लस। अब के सेकंड वाली को ऐसी रखो, फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन, और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, इनटू टी का कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स कैंसिल, तो देखो वही आ गया, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। मुझे डी टी तो निकालना, बस खत्म करो, इस एन आर को उठा के यहाँ ले जाओ नीचे। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। आ गई बात, इस डी टू को उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ, क्लियर रखिए। तो ये तो जीरो इज इक्वल टू एन सी बी, और डी टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, पी डी बी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर, और प्लस क्या बचा, प्लस क्या बचा जी, ये पी डी बी। देखिए, डी टी की जगह रख दिया, और प्लस क्या है, पी डी बी। आइए, चलिए इसे थोड़ा सा सोल्व करो। एन से एन झड़ल, एन से एन झड़ल, क्लियर। अब इस आर को भी एल्शियम ले लूँ, आर का एल्शियम ले लूंगा, तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो अपोन में होगा उसे यहाँ ले जाऊँ, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये आर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया होगा, और जो अपोन में आया होगा वो यहाँ जाके जीरो हो गया होगा। तो क्या बचा होगा जी, एन से तो एन मैंने काट दिया, तो सी बी बचा, और पी डी वी प्लस वी डी पी, और प्लस क्या होगा, ये आर यहाँ आ चुका होगा, आर पी डी बी। क्लियर होगी बात। जरा अंदर मल्टीप्लाई करो सी बी की, तो सी बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये आ गया होगा। तो सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर पी डी वी। अब ये देखिए, आर पी डी वी में और सी बी पी डी वी में, यहाँ पे भी पी डी बी है, उसमें भी पी डी बी है, कॉमन ले लो। तो पी डी बी कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहाँ बचेगा सी बी और वहाँ बचेगा आर। तो पी डी बी कॉमन ले लिया, सी बी प्लस आर क्या होता है, सी बी प्लस आर को लिख सकता हूँ सी पी, क्योंकि सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। तो सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी प्लस आर। तो सी बी प्लस आर को क्या लिख सकता हूँ, सी पी। क्लियर। तो ये जीरो इज इक्वल टू हो गया पी डी बी सी पी प्लस सी वी वी डी पी। ठीक है, अब देखो आगे, तो देखिए अब ये क्या था, इतना आ गया था पी डी वी सी पी प्लस सी वी वी डी पी, इतना आ गया था। अब मैं क्या करूं, इसे मैं सी बी पी वी से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं दोनों को। तो पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो कोई फर्क थोड़ी है, पूरी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करो, कोई चेंज होता ही नहीं। चलिए, तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, सी वी पी वी से। अब इससे डिवाइड करूंगा तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो जीरो ही रहेगा। चलिए, इनको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखिए, P से P कट,
P से P जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ बचेगा एक तो CP अपॉन CB और एक बचेगा DV अपॉन V। तो CP अपॉन CB बच गया और एक DV अपॉन V बच गया। इसमें CB से CB कट और V से V कट, क्या बचा? DP अपॉन P। क्लियर। CP अपॉन CB को क्या लिख सकता हूं? गामा। CP अपॉन CP क्या कहलाता है? गामा। और ये क्या है? DV अपॉन V और प्लस DP अपॉन P। अब क्या करें? इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं भैया? अब कहां से मेरे दिमाग में आई बात के इंटीग्रेट करूंगा? क्योंकि मुझे PV निकालना है, DP या DB नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? ये ऑलरेडी DV और DP में है, मुझे चाहिए P और B। तो इसे क्या करूंगा? वापस इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब किसी कांस्टेंट का जब मैं क्या करता हूं, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या आता है? जीरो। अब जीरो का इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है? जीरो। और जीरो का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन करा तो कांस्टेंट। y तो y रहेगा। 1 अपॉन b का इंटीग्रेशन क्या होता है? log v। किस पे? log e बेस पे। ऐसे ही 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log p। क्लियर। चलिए, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। इस जो भी log से पहले जो वैल्यू होती है उसे यहां जाके पावर में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पावर उठा के यहां ला सकते थे। ऐसे ही इसे उठा के यहां ले जाइए पावर में, तो क्या हो गया? log b की पावर गामा और प्लस log p। अब इसे ऐसे समझो, log a प्लस log b। log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं? log ab। या log ab को कैसे खोल देते थे? log a प्लस log b। तो log क्या हो जाएगा? a और b, ठीक है। तो b तो क्या है? p और a क्या है? v की पावर गामा। अब इस log, ये log क्या है? e बेस पे। अगर log को हटाऊंगा तो ये e यहां पहुंच जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट है कहां चला जाएगा? e की पावर में। तो e की पावर क्या हो गया? कांस्टेंट। e की पावर क्या हो गया? कांस्टेंट। और वो इक्वल टू क्या होगा? pv की पावर गामा। तो देखो यही तो इक्वेशन थी कि pv की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को, e की पावर कांस्टेंट को क्या बोल देते थे? के, क्योंकि ये कांस्टेंट है और e की पावर कोई भी पावर हो वो भी क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट आएगी। तो समझ में आ गया कहां से डेरिवेशन आ रहा है? चलिए आगे देखिए। देखिए अब देखते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नोट साइकिल क्या है? किसी भी इंजन में अगर हम बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल, पहली बात तो ये कार्नोट जो शब्द है ये कहाँ से आया? ये एक इंजीनियर का नाम था, तो नेम ऑफ इंजीनियर, ठीक है। चलिए, कार्नोट साइकिल में क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें तो एक और बात ध्यान रखना, कार्नोट साइकिल में जो रेशो हीट का होगा वही रेशो किसका होता है? टेम्परेचर का। जैसे अगर मान लीजिए सिंक का टेम्परेचर कितना है? T1, तो इससे हीट कितनी सप्लाई हो रही? Q1। जैसे सोर्स का टेम्परेचर मान लीजिए T1 और इससे हीट कितनी सप्लाई हुई? Q1। सिंक का टेम्परेचर T2 और इसमें एनर्जी कितनी आके एंटर करी? Q2। तो सेम कहानी है, तो T1 अपॉन T2 वो इक्वल क्या होगा? Q1 अपॉन Q2। यानी कि जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा हीट देगा या लेगा। आगे बात समझ में? तो Q2 अपॉन Q1 हमेशा इक्वल होता है T2 अपॉन T1, या उल्टा कह लो Q1 अपॉन Q2 इक्वल होगा T1 अपॉन T2। तो ध्यान रखना ये बात। चलिए खैर, तो ये अभी हमने देखा था कि सिंक सोर्स था, टेम्परेचर कितना था इसका? T1 केल्विन। और ये क्या करा है? ये हमारे पास हीट इंजन है, इसको सप्लाई की गई, उसने क्या करा? इस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? सिंक में। और टी सोर्स का टेम्परेचर बड़ा होगा, सिंक का टेम्परेचर छोटा होगा, क्योंकि तभी क्या है ये, जहाँ से टेम्परेचर हीट एनर्जी क्या होगी? देखिए एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जा रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर पर होगा और ये लो पे। तो T1 बड़ा होगा किससे? T2 से। तो T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है और T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक है। चलिए अब बात करें, अगर इसमें वर्क डन है तो वर्क डन क्या होगा? कितनी एनर्जी अपने सप्लाई करी थी Q1 और सिंक को कितनी वेस्ट हो गई? ये वेस्ट हो रही है Q2। तो कितना वर्क कर दिया होगा? बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो वर्क में यूज कर ली होगी। तो Q1 माइनस Q2 क्या आ जाएगा? वर्क। एफिशिएंसी निकालते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट से, आउटपुट क्या है? वर्क है, और इनपुट क्या होगा? जो सप्लाई एनर्जी है, जो सप्लाई हीट है, ठीक है। कितनी? Q1। तो ऐसे वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 अपॉन सप्लाई हीट। तो वो कितनी है? Q1। तो ये Q1 से डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये वैल्यू आ गई थी। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो फॉर्मूले में क्या है? एफिशिएंसी कभी कभी हमें हीट ना देकर टेम्परेचर दे देता है, तो Q2 अपॉन Q1 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? T2 अपॉन T1। क्लियर होगी बात? नहीं। और परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी आप, और ये एफिशिएंसी आ गई। अगर आपको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालनी तो इनटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। तो ध्यान रखना Q2 अपॉन Q1 है, इसकी जगह कभी अगर एनर्जी ना दे तो टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1, या ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। नॉट पॉइंट क्या है?
नोट पॉइंट देखिए, कुछ नोट पॉइंट है। पहला पॉइंट, ध्यान रखें किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, ना इंजन की ना आदमी की। वो जितना खाता है उतना काम नहीं करेगा, कुछ तो वेस्ट होगा ही। ठीक है, कुछ भी ना आप करें, कुछ भी ना करें तो आप क्या है, इधर उधर की बातें सोचेंगे। तो ध्यान रखिए, इंजन कोई भी हो, अगर आप क्या करें, वो उसको जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसका कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में, कुछ पार्ट हीट एनर्जी में, यानी कि उस इंजन की बॉडी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से क्या है, साउंड निकलेगी, तो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जरूर जाएगी, 100% वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ध्यान रखें, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। दूसरा, एफिशिएंसी निकालते समय T1 एंड T2 को हमेशा केल्विन में रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो T1 T2 अगर हमें Q1 Q2 की जगह कहीं T1 T2 रखना पड़ गया तो एफिशिएंसी निकालते समय T1 एंड T2 को हमेशा केल्विन में रखा जाए। ठीक है, और देखिए 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो किसी भी हीट को 100% क्या है, वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी इंजन, कोई भी आदमी नहीं बना, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं बनी जो 100% क्या करे, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। चलिए कुछ गोल्डन की पॉइंट और गोल्डन की पॉइंट्स रिगार्डिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमेशा क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि स्टेट में चेंज क्या होता है, जीरो। और जब स्टेट में चेंज जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन की, किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी आती है इंट्रैक्शन फोर्स की वजह से। और अगर जब स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो टेम्परेचर में चेंज, ना प्रेशर में चेंज, ना वॉल्यूम में चेंज। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो ओवरऑल चेंज क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी में जीरो। इफ द प्रोसेस इज साइक्लिक, अगर प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है, देन एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल गिव द वर्क डन। तो साइकिल का जो एरिया है वो वर्क डन देता है, मगर ध्यान रखें ओनली पीवी कर्व में। अगर कर्व पी और वी का है, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, तभी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में जो साइकिल है, या कह सकते हैं, देखिए किसी भी कर्व का अंडर कर्व एरिया हमें वर्क डन बताता है, वो किस केस में, जब वो पीवी कर्व है। तो कह सकते हैं पीवी कर्व का जो अंडर कर्व एरिया है वो हमें क्या बताता है, वर्क डन। ऐसी बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस में जो साइकिल का एरिया है वो हमें वर्क डन बताएगा, मगर किस केस में, ओनली फॉर पीवी कर्व। अगर पीवी की जगह कोई दूसरा कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम की जगह अगर कोई दूसरा कर्व है, तब वो वर्क डन नहीं बताएगा। और ये वो इंपॉर्टेंट बात आई थी कुछ चैप्टर में, क्लॉकवाइज अगर प्रोसेस क्या है, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन कैसा था, नेगेटिव। यूजिंग फर्स्ट लॉ इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें साइक्लिक प्रोसेस में तो डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, जो हीट सप्लाई है वो किस में जाती है, दो मोड में जाती है, एक तो इंटर एनर्जी चेंज करने में और एक वर्क डन करने में। अब साइक्लिक प्रोसेस में इंटर एनर्जी में चेंज हमेशा क्या होता है, जीरो। तो जो हीट सप्लाई है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, वर्क में। यानी कि एक चमत्कार था, यानी कि ऐसा था कि जो भी हीट हम कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे सिस्टम को, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही थी, वर्क डन करने में जा रही थी साइक्लिक प्रोसेस में। क्लियर होगी बात? चलिए, तो समझ रहे हैं चमत्कार क्यों हो रहा है। ये चमत्कार इसलिए हो रहा था कि साइक्लिक प्रोसेस में सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, वर्क में, जबकि ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा आदमी मिल जाए तो बस वो तो फिर क्या हो गया, गॉड ही हो गया। ये कह रहा है कैलकुलेट द नेट। ठीक है, कैलकुलेट द नेट वर्क डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन और है ये। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों से आप बात को समझ लें, 1000 क्वेश्चन समझाने से जरूरत नहीं है, ये दो क्वेश्चन है, इनसे आप समझ लीजिएगा। कैलकुलेट द नेट वर्क डन इन द गिवन साइकिल। तो इस साइकिल में हमें कोई गिवन साइकिल है, ये क्या है, ए से बी, बी से सी से डी से ए। इसमें क्या कह रहा है, वर्क डन बताइए। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइकिल का जो अंडर का एरिया है वो क्या होगा, वर्क डन होता अगर P और B में कर्व होता। ये है P और T में। तो प्रोसेस साइक्लिक है, बिल्कुल हाँ साइक्लिक है, पर यहां एरिया वर्क डन नहीं देगा। जो एरिया है साइकिल का वो वर्क डन नहीं देगा, क्योंकि कर्व P वर्सेस B में नहीं है, किस में है, P वर्सेस T में है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसमें वर्क डन निकालना है।
ये दे रहा है कि इस समय ए पे टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, और जब बी पे पहुंच गया तो कितना हो गया 400 केल्विन। ए वाली लाइन पे प्रेशर कितना था 2 atm, और जब डी पे या सी पे पहुंच गए तो प्रेशर कितना हो गया 3 atm। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप, एक तो स्टेप ए बी हो गया। ए बी स्टेप में क्या कांस्टेंट रहा, प्रेशर। देखिए प्रेशर ना बढ़ रहा ना घट रहा, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ए बी प्रोसेस में क्या है, अगर ऊपर जाता तो प्रेशर बढ़ता, नीचे जाता तो प्रेशर घटता, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो इसमें प्रेशर यहाँ भी 2 atm, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 atm। तो इसमें ए बी प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। क्लियर होगी बात। इसमें बात करूं मैं बी सी में, तो बी सी में क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर जाने से, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, मगर टेम्परेचर अगर यहाँ 400 है तो 400 ही रहा, तो ये आइसोथर्मल। इसमें देखूं जब ये नीचे आ रहा है तो इसमें भी क्या रहा, इसमें भी टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, कितना 300, तो ये भी आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, दोनों आइसोथर्मल में अंतर क्या है, इसमें तो प्रेशर बढ़ रहा है, 2 से बढ़ के कितना हो गया 3, उसमें प्रेशर घट रहा है, 3 से घट के कितना हो गया 2, बस ये अंतर है। इसमें ये भी आइसोकोरिक है, ये भी आइसोकोरिक, इसमें भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 300 से 400, उसमें क्या अंतर है, इसमें जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कितना है 2 atm, उसमें जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कितना है 3 atm, और इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है 300 से 400 हो रहा है, और उसमें टेम्परेचर घट रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर है 2, उसमें कांस्टेंट प्रेशर है 3, और इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है 300 से 400, उसमें घट रहा है 400 से 300। इन दोनों, ये दोनों आइसोथर्मल है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कितना है 400, उसमें जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो 300 केल्विन, और इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है 2 से कितना हो रहा है बढ़ के 3, और उसमें प्रेशर घट रहा है 3 से कितना हो रहा है 2। चलिए तो ए बी क्या है आइसोकोरिक, सी डी बी क्या है आइसोकोरिक, बी सी क्या है आइसोथर्मल, और डी ए बी क्या है आइसोथर्मल। तो स्टेप फर्स्ट क्या, यानी कि ए बी प्रोसेस ले रहे हैं। तो ए बी प्रोसेस में वर्क क्या होगा, तो जब पीवी कर्व ना हो तो अलग अलग, तो पूरे एरिया अंडर कर्व एरिया से वर्क डन नहीं निकलता, फिर अलग अलग स्टेप से वर्क निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो ए बी स्टेप क्या है, तो ए से बी गए, तो ये क्या है, इस ए बी में प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और कितना है 2 atm। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उस समय वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा बी, या क्या लगाते हैं, पी वी की जगह लिख सकते हैं एन आर टी, तो क्या रखेंगे एन आर टी टू माइनस टी वन, तो पी वी टू माइनस वी वन, या पी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एन आर टी, और जब बी टू होगा तो टी टू, और जब बी वन होगा तो टी वन। एन आर को कॉमन ले लेंगे तो दो फॉर्म लेते हैं, पी वी टू माइनस वी वन, और यह एन आर टी टू माइनस टी वन। कौन सा लगाएं, हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, टेम्परेचर दे रखा, हमें टेम्परेचर दे रखा, वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा कहीं भी, तो इसे तो हटाइए, इसे तो हटाइए, कौन सा लगाना पड़ेगा ये, तो एन आर टी टू कितना कर दिया 200, और टी वन कितना था 300, तो 400 माइनस 300 कितना आ गया 100। तो जो वर्क डन आ गया ए बी स्टेप में, यानी कि पहले स्टेप में, वो कितना आ गया 100 एन आर। नेक्स्ट स्टेप सेकंड बीसी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कितना रहा 400, जब तो ये क्या होगी आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है 2.303 एन आर टी लॉग कितना B2 अपॉन B1। अब वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, वॉल्यूम दिया होता तो दिक्कत ही कहाँ थी, फिर तो अंडर का एरिया हो जाता, क्योंकि पी दे रखा है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम प्रेशर के क्या होता है इन्वर्सली, तो अगर V2 अपॉन V1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2, या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। चलिए जी, तो देखिए P1 कितना था, P1 B पे तो कितना था 2 atm, और C पे कितना हो गया था 3, तो P1 तो 2 अपॉन 3 हो गया, और टेम्परेचर कितना था BC के केस में 400 था टेम्परेचर, किस टाइम कांस्टेंट टेम्परेचर कितना था यहाँ 400। तो ये आ गई W2। तीसरा स्टेप ले लीजिए, प्रोसेस सी से डी क्या है, ये वापस यहाँ उल्टा रहा, तो इसमें भी क्या था प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये भी क्या हो गया आइसोकोरिक, तो इसमें भी वर्क डन क्या होगा P डेल्टा बी, यानी कि पी वी टू माइनस वी वन, मगर वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, तो इसे पी वी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं एन आर टी में, तो एन आर कॉमन हो गया, तो टी टू माइनस टी वन, वी टू अपॉन वी टू माइनस वी वन की जगह क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, और पी की जगह क्या आ जाएगा एन आर। चलिए तो रखिए यहाँ पे एन आर तो ऐसे ही रहेगा, टी टू कितना था टी टू, अब उसमें फाइनल 400 से कितना हो गया 3, तो फाइनल कितना हो गया था 3, इनिशियल कितना था 4, तो टी टू तो हो गया 300, और टी वन कितना था उसमें 400, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया माइनस का 100 एन आर। अब बात करें फोर्थ स्टेप की, यानी कि डी से ए की, इसमें फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मगर अब कितना है 300 है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें,
चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो फिर वर्क डन लगाओ आइसोथर्मल के लिए 2.303 nRT log V2/V1, मगर वॉल्यूम तो है नहीं, तो P1 दे रखा, तो P2/P1। P1 आपके क्या होगा, आपके 300 से घट के कहाँ आएगा, 200 पाएगा, तो आपके P1 तो होगा कितना 300 और P2 कितना हो जाएगा 200, यानी कि इनिशियल तो होगा 300 और फाइनल कितना होगा 200, क्योंकि नीचे आ रहा था ग्राफ। तो देखिए टेम्परेचर तो इसमें कांस्टेंट कितना था 300, और फाइनल इनिशियल क्या था 3 atm और फाइनल क्या था 2 atm। तो ये क्या हो गया W2। तो नेट टोटल वर्क डन निकालना, तो जोड़ते चले आइए W1 प्लस W2 प्लस W3 इंटू W4, आ जाएगी बात, क्लियर होगी बात। चलिए देखिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर पीवी कर्व नहीं दे रखा तो उसका जो अंडर कर्व एरिया है या साइकिल का जो एरिया है वो वर्क डन नहीं बताएगा फिर। तो उसमें क्या है, वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, वो चारों स्टेप निकाल के जब निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, वो इस टाइप की या तो वैल्यू देगा कि फटाफट आंसर निकल जाएंगे, या फिर कोई से एक स्टेप में वर्क डन पूछ लेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो कहते बी सी में कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना, तो कोई से एक स्टेप में पूछ सकता है। चलिए एक छोटा सा बात और बता दें, ये यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं, क्योंकि इससे मुझे एक बात बतानी है इस पे। देखिए ये है फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या है, बैरोमीटर वैसे मैं आपको फ्लूइड्स मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा फिर भी बता दें, देख लीजिए आप इसको, कुछ नहीं, बेसिक सी बातें हैं। बैरोमीटर इज द डिवाइस, बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सराउंडिंग प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है, उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम तो वो क्या है, बैरोमीटर। कैसे है जी, जैसे हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, एक ये हमारे पास एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है कोई, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने इस ट्यूब को इसमें डाल दिया, ठीक। तो जैसे ट्यूब को डालेंगे तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से तो एयर का प्रेशर खत्म हो गया, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस पे जो सराउंडिंग प्रेशर है वो इस पर लग रहा होगा, नहीं कि जो एटमॉस प्रेशर है वो इस पर लगातार एक्ट हो रहा होगा। जब यहाँ पे प्रेशर एक्ट होगा तो ये लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ जाएगा, क्लियर होगी बात। चलिए, मगर एक थ्योरम है, क्या है कि किसी भी लिक्विड में, अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो जैसे मैं बिल्कुल इसकी सरफेस पे खींचूं जहाँ तक लिक्विड इसमें है, अगर ये लाइन खींचूं एक हॉरिजॉन्टल, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी क्या होंगे, पॉइंट होंगे, उन सब पे पोटेंशियल क्या होगा, उन सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम। यानी कि मैंने इस पे 3 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, तो इन पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो प्रेशर ए पे होगा वही बी पे होगा, वही सी पे होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, इस जो ए पे प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस प्रेशर है, या सी पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है। तो सी पे अगर मैं प्रेशर पूछूं तो क्या है, एटमॉस्फेरिक। ए पे पूछूं तो वो क्या है, एटमॉस्फेरिक। अगर बी पे पूछूं तो बी पे क्या हो गई, जो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, कितनी हाइट तक, ये हाइट दे रखी कितनी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, ये कह रहा है 7, ये दे रखा 760 mm ऑफ एच जी, मतलब जो भी हाइट है, फिलहाल आप एच मान लीजिए, एच हाइट तक ये लिक्विड चढ़ गया इसमें, ठीक। तो इस बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ किसका होगा, इस लिक्विड की हाइट का होगा, इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा होगा इस पी पॉइंट पे वो होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोज हो गया, क्योंकि इसमें एटमॉस प्रेशर तो इसकी इस ट्यूब पे पड़ रहा होगा, इसके ट्यूब के अंदर नहीं होगा। चलिए, अगर मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है, बिल्कुल कोई एड नहीं है, क्या है, वैक्यूम है, तो सिर्फ ये ऊपर चढ़ गया होगा, यहाँ वैक्यूम होगा, तो अगर वैक्यूम होगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या था, जीरो, जैसे यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। अब लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक प्रेशर लगेगा, तो इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलिए, तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ए का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल होगा किसके, ए के प्रेशर के, बी के प्रेशर का, वो बी का प्रेशर होगा कितना, इस हाइट, इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर वो कितना होगा, एच रो जी। किसी भी लिक्विड की वजह से अगर हम प्रेशर निकालें तो वो क्या होगा, एच रो जी। रो क्या होगी, इस लिक्विड की डेंसिटी, जी क्या होगी, ग्रेविटी कांस्टेंट यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच क्या होगी, वो लिक्विड की हाइट, जितनी हाइट ये ऊपर इस लेवल से ऊपर चढ़ गया है, यानी कि राइजिंग हाइट ऑफ लिक्विड। और वैक्यूम, वैक्यूम का तो कोई प्रेशर होता नहीं, वैक्यूम मतलब जिसमें कोई भी एयर नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, तो उसका कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो वैक्यूम प्रेशर, तो इसका प्रेशर प्लस वैक्यूम का प्रेशर, ये ओवरऑल प्रेशर क्या होगा, बी का प्रेशर होगा, और वही क्या होगा, जो बी का प्रेशर है वो ए का प्रेशर, और जो ए का प्रेशर है वो क्या है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, यानी कि इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर प्लस वैक्यूम का प्रेशर, तो एच रो जी,
लिक्विड की हाइट की वजह से कितना आएगा एच रो जी, जहाँ एच हो गई राइजिंग हाइट ऑफ लिक्विड और रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी हो गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस प्रेशर ऑफ वैक्यूम, और वैक्यूम का प्रेशर क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के जो एटॉमिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया एच रो जी के इक्वल हो गया, मतलब जो लिक्विड की हाइट चढ़ी इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वही प्रेशर किसका होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर का। ठीक है, चलिए ये बात करेक्ट हो गई बिल्कुल एकदम। अब थोड़ी सी बात सोचो, जब हमने ये ट्यूब रखी थी और यहाँ हम क्या मान रहे थे वैक्यूम, क्या रियल में अगर आप अपने घर पे या लैब में या एक्सपेरिमेंट करो तो यहाँ रियल में वैक्यूम होगी? हम कोई खाली ट्यूब उठा के लेकर आए तो वो रियल में खाली नहीं है, वो लिक्विड से खाली है मगर एयर से तो भरी हुई है। जब आप इसे इसमें क्या करेंगे, इस लिक्विड में इसे डुबोगे, इसे मर्ज करोगे तो क्या होगा, यहाँ एयर इकट्ठा होगी इसमें, तो इसमें यहाँ एयर होगी, वैक्यूम तो नहीं होगा। तो ये है रियल क्या है, यानी कि फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर में रियल में यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम नहीं होगा, एयर होगा। अब फॉल्टी बैरोमीटर की बात करें तो फॉल्टी बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो ट्रू रीडिंग से थोड़ी सी कम होगी। ट्रू रीडिंग कब होती है, जब यहाँ वैक्यूम होता। तो देखिए, तो एक्चुअल में क्या होगा, जो प्रेशर ए का होगा वही बी का होगा और सी का होगा। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, जो ए पॉइंट पे है या सी पॉइंट पे है, जो वो प्रेशर सिर्फ किसका है, इस हवा का ही तो है जो एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ ए पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर है और जो प्रेशर ए का वही बी का है। तो जो बी का प्रेशर है वही क्या हो गया, ए का प्रेशर हो गया, या कह लो वही क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। चलिए, तो एक प्रेशर होगा बी के इक्वल या होगा सी के इक्वल, और जो ए का प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेयर के, तो इसका मतलब बी का प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। कह सकते हैं बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेयर होगा। अब बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, कि जो एटमॉस्फेयर है प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, बी के प्रेशर का, और बी का प्रेशर क्या होगा, इस लिक्विड का हाइट का प्रेशर वो कितना होगा, एच रो जी, एच रो जी, और साथ में क्या होगा, इस ये जो ऊपर एयर भरी है इस एयर का प्रेशर। पहले वैक्यूम था, वैक्यूम का कोई प्रेशर होगा नहीं, वैक्यूम का प्रेशर क्या था 0, मगर एयर का प्रेशर होगा क्योंकि कुछ ना कुछ अब एयर है यहाँ। एयर मतलब गैस, गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, तो कोई ना कोई गैस है तो इस पर प्रेशर डालेगी। तो यहाँ पे जो आप एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, एयर प्लस एच रो जी। जब ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो वहाँ पे हाइट क्या हो गई होगी, ये वाला प्रेशर घट गया होगा। ये वाला प्रेशर में कौन घटेगा, रो घटेगा, रो डेंसिटी तो फिक्स है लिक्विड की, जी भी हमेशा फिक्स है, तो कौन घट गई होगी, एच थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो इसलिए जो फाल्टोवेरोमीटर है, फाल्टोवेरोमीटर में क्या होता है, जो रीडिंग है यानी कि जो हाइट है लिक्विड की वो थोड़ी सी क्या आती है, कम आती है। आगे बात समझ में नहीं, तो वो इनका कहा फाल्टोवेरोमीटर की रीडिंग ट्रू रीडिंग से थोड़ी सी क्या आती है, कम आती है। चलिए एक क्वेश्चन देख लें इस पर, किस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फाल्टोवेरोमीटर, देखिए क्या है जी, फॉल्टी वेरोमीटर में देखिए ए मर्करी वेरोमीटर, मर्करी वेरोमीटर मतलब इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा है वो कौन है, मर्करी है, यानी कि जो ट्यूब है इसके अंदर मर्करी। ए मर्क्यूरिक वेरोमीटर हुज स्केल इज ऑन द स्टैंड बिहाइंड द ग्लास ट्यूब रीड्स कितना 740 mmHg बिकॉज ऑफ द लेकर है लो रीडिंग, यानी कि लो रीडिंग LO हो गए, लो रीडिंग इट इज यानी कि सस्पेक्टेड दैट सम एयर इज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एयर प्रेजेंट है इन द स्पेस अबव द मर्करी, जो स्पेस में जो मर्करी रखा है उसके कंपैरिजन में। ये कह रहा है द स्पेस इज द कितना 60 mmHg लॉन्ग, जो स्पेस है वो कितना है किसका, एयर का, जो एयर का नहीं कि ट्यूब के अंदर जो ऊपर एयर हो गई उसमें कितना है वो 60 मिलीमीटर लॉन्ग है। द ओपन एंड ऑफ द बैरोमीटर लोवर्ड यानी कि फॉर्दर इनटू द मर्करी कंटेनर, मर्करी कंटेनर में क्या कर दिया गया, वो डुबो दिया गया, ओपन कंटेनर जो उसका ओपन सिरा था किसका, ट्यूब का। व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग इज कितना है 730 mm, तब अब जो रीडिंग आ रही है वो कितनी हो रही है 730, पहले कितनी थी 740। द स्पेस अबव द मर्करी इज, और ऊपर की जो मर्करी वाली की जो एयर वाली है वो कितनी आ गई, पहले आ रही 60 mmHg, कितनी आ रही थी कि 60, अब कितनी आ रही वो 40 mmHg लॉन्ग। कैलकुलेट द ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है जब यहाँ पे एयर है, मतलब इसमें जब क्या है ये एयर है, तो इसकी जो हाइट है एयर वाले केस में, इस जो मरकरी, ये मरकरी थी, हमने ट्यूब रखी तो इसमें मरकरी चढ़ गया ऊपर, तो ये कह रहा है मरकरी की जो हाइट चढ़ी वो कितनी है 740 चढ़ी, कब, जब यहाँ एयर था, और एयर वाली जो हाइट है वो कितनी रह गई 60 mmHg। क्लियर। तो
तो इसमें अगर तो हम बात करें, अगर इसका एटमॉस्फेयर इस कंडीशन से निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर, तो जो ए का प्रेशर है वो बी का प्रेशर है, और ए का प्रेशर होगा कौन, केवल सिर्फ ए पे जो प्रेशर लगेगा वो एयर ही तो लगा रही होगी सराउंडिंग वाली, तो वो क्या, ए का जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो ए का प्रेशर है वो बी का, तो बी का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम देखें तो बी के प्रेशर के इक्वल होगा, और बी पॉइंट पे प्रेशर होगा इस, एक तो इस लिक्विड की हाइट का और एक इस एयर का, तो प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ इस लिक्विड की हाइट का वो क्या होगा, एच रो जी, और हाइट कितनी दे रखी है आपके इस केस में 740 mmHg। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, कब, जब एयर थी। अब उसने कहा कि अब के जो कंडीशन आई उसमें इस मरकरी की जो हाइट आई है वो 760 बता रहा है, ये हाइट 760 है। एक दूसरी पाइप हमने लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो हाइट पाई गई वो 760 mmHg पाई गई, और जो एयर वाली हाइट है वो कितनी पाई गई, 40 mmHg, अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें मैंने एक नए 2 पॉइंट मान लिए, ये बिल्कुल टॉप पे जो प्रेशर होगा वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ नीचे ले लूंगा पॉइंट, तो फिर क्या होगा, इस एयर का प्रेशर प्लस इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर, तो सिर्फ इसलिए टॉप पे मान रहा हूँ, तो टॉप का जो प्रेशर है वो सिर्फ क्या होगा, एयर की वजह से होगा। तो इस सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वही डी पॉइंट पे है, और सी पॉइंट का प्रेशर है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो डी पे जो प्रेशर है वही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालें तो वो डी के इक्वल होगा, और डी का प्रेशर क्या होगा, इस एयर का प्रेशर, इसे पी डैश बोल दिया मैंने, और प्लस इस लिक्विड का प्रेशर वो क्या होगा, एच रो जी। अब क्या हाइट कितनी है, 730। ठीक, ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई। तो 2 इक्वेशन तो बन गई। अब सोल कैसे करें, सोल हमसे वो रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। अब रियल वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इनमें ये 2 इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। मगर ये 2 वैल्यू अभी क्या है, इसमें पी एयर डैश है, उसमें क्या है, पी एयर, यानी कि यहाँ पे अलग अलग एयर है, मतलब अलग अलग गैसेस हैं यहाँ। तो वो कैसे पता चले इनका, तो यहाँ के क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे। ये जो एरिया है, इतना एरिया पहली ट्यूब का और दूसरी ट्यूब का, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ये कैसे लग गया, ये तो कौन सी इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होता है, गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T और कांस्टेंट हो गया। जब T कांस्टेंट होगा तभी PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब PV इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट जब होगा जब T कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है NRT, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो T और कांस्टेंट हो जाएगा, T भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हमने क्या है, इसके लिए जो स्पेस था जहां एयर भर रही थी उसके लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दिया। P1 तो क्या हो गया, फर्स्ट एयर, यहाँ का जो प्रेशर यानी कि पहले ट्यूब का प्रेशर, यानी कि पहली एयर का प्रेशर, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आएगा, एरिया इनटू हाइट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का इनटू हाइट। तो एरिया कितना था, मान लीजिए दोनों ट्यूब एक जैसी हैं, तो एरिया ए इनटू हाइट पहले केस में कितनी थी, 60 एयर वाली हाइट, इज इक्वल टू, अब दूसरे केस का लगाएंगे तो P2 कितना होगा, P डैश एयर, एरिया अभी भी ए रहेगा, और आपका हाइट कितनी दे रखी, 40। तो यहां से ए जाएगा, तो यहां से सोल हो जाएगा, तो P एयर और P डैश एयर में रिलेशन आ जाएगा। तो P एयर इक्वल हो गई किसके, ये 60 कहाँ आ जाएगा, देखिए अब मुझे P एयर निकालना है, तो ये 60 आ जाएगा अपॉन में, तो 40/60 यानी कि 4/6 P एयर डैश। तो यहाँ से P एयर कितना आ गया, इसे और सोल्व कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2/3 P एयर डैश। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब ये बड़े आराम से सोल्व होकर क्या निकाल देंगे, PATM निकल जाएगा। तो PATM कितना आ गया, 760 mmHg। वो तो आप सोल्व कर लोगे तीनों इक्वेशन को। बात समझानी कि ये कैसे लगी, ये इस चैप्टर में यहीं पे क्यों बताया क्वेश्चन मैंने, क्योंकि अब समझ में आ जाएगा कि एकदम से फ्लूइड्स मैकेनिक्स का क्वेश्चन क्यों बता दिया आपने थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए, तो बात करें फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन है, ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं जिसमें इसने अपनी इंपोर्टेंस ना रखी हो, अपना क्वेश्चन ना दिया हो, या एग्जामिनर ने इसका क्वेश्चन उठाया ना हो। हर एक एग्जाम के एग्जामिनर ने इस पे क्वेश्चन उठाया। ये छोटी सी बात है, ठीक है, इस पे एक जरा सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात पूरी जनता को पता है, हर गांव को, हर शहर को, हर लोग को पता है,
ये दो बातें और ध्यान रखनी, बस उन पे क्वेश्चन और पूछा जाएगा। जो एक बात कॉमन हो गई वो सब जगह पूछी जा चुकी, वो सबको पता भी चल गई। दो बातें और नहीं बता रहा हूं, बस उन्हें और ध्यान रखना, वहीं सब क्वेश्चन आएगा। मतलब पुरानी बात से आया तो सबको पता है, नई बात से आया तो आप जीत जाओगे और उसे। चलिए क्या है, फ्री एक्सपेंशन तो जानते हो, ऐसा एक्सपेंशन जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। जैसे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, आप कहें कि मम्मी खेलने जाऊं बाहर, मम्मी कहेगी नहीं, मतलब क्या हुआ, ये फ्री एक्सपेंशन नहीं हुआ, फोर्स लग गया, किसी ने मना कर दिया आपको काम करने के लिए। ठीक है, आप क्या है, तो क्या हो गया, आपको कोई रोके, आप पे कोई फोर्स लगाए, किसी काम को आपसे करवाने की कोशिश करे, या आपको किसी काम को करने के लिए कोई मना करे, मतलब एक एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो वहां पे फ्री नहीं होगा, यानी कि आप स्वतंत्र नहीं हुए। देश भले ही स्वतंत्र हो गया, पर देश का कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं हुआ। कोई मम्मी से बंधा है, कोई पापा से बंधा है, कोई स्कूल वालों से बंधा है, किसी न किसी ने बांध ही रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में नहीं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बांधा ही है एक दूसरे से, आदमी स्वतंत्र नहीं हुआ। तो जब अगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई एडिशनल फोर्स ना रहे, वो अंदर जाना चाहे अंदर चले जाएं, बाहर जाना चाहे बाहर चले जाएं, कोई फोर्स ना रहे, तो वो कहलाता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री मतलब कोई फोर्स ना हो, कौन, ठीक है। चलिए जैसे देखें जरा थोड़ी सी बात, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एक गैस भरी हुई है, इस पे एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। ये सराउंडिंग से क्या लग रहा होगा, एक प्रेशर, इस पे क्या है, एक बाहर से क्या है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये 5 लीटर की, ये क्या है, इसका अंदर का वॉल्यूम 5 लीटर है, इसमें एक गैस भरी हुई, इस गैस के मॉलिक्यूल्स का एक प्रेशर होगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर। अंदर तो गैस भरी है, गैस इस पिस्टन को चाहेगी बाहर फेंकना, और ये बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो चाहेगा इसको अंदर धकेलना। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी, और गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये ऊपर भाग जाएगा, यानी कि गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाती है, अगर हम बात करें, इसको हीट करना शुरू कर दूं, मान लीजिए इस समय इक्लुम है ना ऊपर भाग रही ना नीचे भाग रही, मैंने इसको हीटर लगा के हीट करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। और तो टक्कर में जो फोर्स, देखिए जब काइनेटिक स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स, प्रेशर होता है क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर इसका बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेगा, गैस का प्रेशर, प्रेशर किसका, गैस का जो आउटवर्ड लगेगा वो पिस्टन को बाहर धकेल देगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी कि ये जो अंदर का प्रेशर है इससे ज्यादा आएगा तो ये पिस्टन बाहर जाएगा। चलिए अब ये पिस्टन बाहर जा रहा है, मगर ये प्रेशर क्या कर रहा है, लगातार इसे रोक रहा है। ये पहले बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि इसने रोक रखा था, डंडा लगा रखा था, इसने मान लीजिए कितना प्रेशर लग रहा था, मान लीजिए कितना 2 ATM का, ठीक, या मान लीजिए 1 ATM का प्रेशर लग रहा था, अंदर गैस प्रेशर डाल रही थी कितना 0.1 का, आपने हीट कर दिया 0.2 का डालने लगी, और हीट कर दिया 0.5 का, और हीट कर दिया 0.1 का प्रेशर, 1 ATM का प्रेशर आ गया गैस का भी, और उसका भी 1 तो अभी भी रुका हुआ है। ठीक, अब आपने और हीट कर दिया, इसका प्रेशर जैसे ही 1 ATM से बड़ा होगा तो धकेलेगा कि हटो अलग तो, मगर इसकी ऊपर बढ़ने की जो स्पीड है, नेट फोर्स जो ऊपर खींचेगा, अगर इसका प्रेशर कितना है 1 और इसका 1.1, तो ऊपर ये जाएगा कितने प्रेशर से, 0.1 से, क्योंकि 1 ATM प्रेशर तो इसको बैलेंस करने में जाएगा, तो अभी भी इसका कुछ प्रेशर क्या है, भले ही एक्सपेंड कर जाए, मगर इसका कुछ प्रेशर इसको लगातार काटने में जाएगा, इसको बैलेंस करने में, तो अभी भी ये फ्री एक्सपेंशन नहीं कहलाएगा। तो ये किसके अंडर में प्रेशर होगा, किसके अंडर में एक्सपेंशन होगा, ये लगातार इसका रोक रहा है, यानी कि इसको दबाने के लिए, इसको चुप बैठाने के लिए इसके बराबर एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं, जैसे आपको कहीं भागना हो तो आपको 4 दोस्त बुला के लाने पड़ेंगे जो इसको पकड़ ले, तब आप निकल जाओगे। आगे बात समझ में नहीं। चलिए जैसे आपको क्या करना है, इसको पीटना है, तो आप अकेले नहीं जाते, आप क्या करते हैं, फोन करके दोस्तों को बुलाते हो और जब इसे पीटते हो। चलिए देखें, जब आपकी पावर इससे ज्यादा हो जाए तो यह ऐसे, ये अब बढ़ के कितना हो गया, 7 लीटर गैस मान लीजिए यहाँ पे हो गया, इसका ये अंदर का गैस का प्रेशर कम हो गया, बाहर ज्यादा हो गया तो नीचे दबा देगा, तो अब जब नीचे दबाएगा तो इसके अगेंस्ट वर्क होगा, ये वर्क करेगा इसके अगेंस्ट। इस समय ये गैस ऊपर खींच रही थी, तो गैस वर्क कर रही थी किस प्रेशर के अगेंस्ट, इस सराउंडिंग प्रेशर के अगेंस्ट, तो वर्क डन तो होगा इसमें, मगर वर्क डन होगा किसके, जो प्रेशर कौन सा, ATM जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो जो सराउंडिंग प्रेशर है उसके अगेंस्ट गैस को वर्क करना पड़ेगा, इसलिए फ्री एक्सपेंशन नहीं हुआ। अगर किसी के अगेंस्ट में अभी भी कोई दुश्मन है हमारा तो हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमें अभी भी कोई डायरेक्शन देने वाला है तो हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमें भी कोई अभी समझाने वाला है, रोकने वाला है तो हम स्वतंत्र नहीं हुए। चलिए अब बात करें सेकंड मेथड की, तो फिर फ्री एक्सपेंशन होगा क्या, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, आगे बात समझ में, ये कैसा है, इंसुलेटेड वॉल है, इंसुलेटेड वॉल मतलब इससे हीट ना अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी,
ठीक। और इसमें इसके दो चैम्बर हैं, ये पहला और दूसरा, इसमें 5 लीटर की गैस भरी हुई है और ये इधर कोई गैस नहीं, वैक्यूम है बिल्कुल, यानी कि वैक्यूम मतलब प्रेशर यहाँ जीरो, यहाँ प्रेशर जीरो नहीं है। अब ये प्रेशर एकदम जीरो है, तो जैसे ही क्या होगा, एकदम से आप इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, या कह लो इसको एकदम से क्या कर दोगे, इस चैम्बर के इस पर्दे को एकदम हटा दो, तो पूरा चैम्बर, दो चैम्बर से एक चैम्बर बन जाएगा, तो ये एकदम से गैस क्या हो जाएगी, इस पूरे में फैल जाएगी। अभी 5 लीटर का वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7 लीटर का, मगर अब जो गैस फैलेगी उसे फैलने में किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई एडिशनल वर्क, एडिशनल प्रेशर नहीं है, और बाहर का जो सराउंडिंग प्रेशर है वो इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, ये कंटेनर लगा रखा है, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे क्या है, एकदम वैक्यूमनेस है। तो ये जो गैस का एक्सपेंशन होगा, तो वैक्यूम का जो प्रेशर है वो जीरो होता है, इसलिए इस गैस को एक्सपेंड होने में किसी प्रेशर के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में अब क्या होगा, दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई। हमें कैसा एक कंटेनर लिया, कंटेनर कैसा लिया है, यानी कि इंसुलेटेड, तो इसका मतलब ना तो सिस्टम की एनर्जी बाहर निकलेगी और ना बाहर से एनर्जी अंदर जाएगी, तो डेल्टा क्यू जीरो रहेगा, किसमें, यानी कि फ्री एक्सपेंशन में। देख तो फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू जीरो, और वर्क डन तो जीरो है ही भैया जी। फ्री एक्सपेंशन मतलब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं, कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो विरोध करने वाला फोर्स है वो है ही नहीं, जब फोर्स है ही नहीं तो उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, किसी के अगेंस्ट नहीं, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, 7 लीटर। तो दो नई बातें आ गई कि क्या है, फ्री, तो ये एक बात तो यहाँ आपने, ये जो कॉमन बात है, ये कॉमन बात है जो सब एग्जामों में पूछी जा चुकी है और सभी टीचरों को मालूम है और सभी स्टूडेंट को भी मालूम है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बिल्कुल जिसको पता ही नहीं, जो जागा ही नहीं अभी जरा सा भी, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन का मतलब कि कोई एडिशनल प्रेशर नहीं, कोई एडिशनल फोर्स नहीं जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, तो इसलिए वर्क डन क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में, जीरो। मगर दूसरी बात निकल के क्या आई कि हीट ट्रांसफर भी क्या होती है, जीरो होती है फ्री एक्सपेंशन में। देखिए जी, तो डी क्यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लगाएं किसके लिए, किसी फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो फ्री एक्सपेंशन के लिए आप वर्क डन लगाएं, तो देखिए क्या होगा जी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो हीट सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, दो मोड में जाती है, एक तो चेंज इन एनर्जी में और एक वर्क डन में। अब हमने हीट अभी देख लिया, फ्री एक्सपेंशन में इंसुलेटेड वॉल्व लेते हैं तो हीट ट्रांसफर क्या होती है, जीरो, यानी कि जो फ्री एक्सपेंशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। अब वर्क डन क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, फ्री हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन जीरो, ये भी जीरो, तो ये बेचारी क्या करेगी, इस चेंज इन एनर्जी क्या होगी, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो चेंज इन एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया, तो ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या है, वर्क डन तो जीरो है जो सबको मालूम है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो, साथ में हीट ट्रांसफर भी क्या होगी, जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान क्या होगा, जीरो, मतलब फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस भी होगा, ना तो हीट एक्सचेंज ना तो टेम्परेचर चेंज होगा। फ्री एक्सपेंशन क्या है, वर्क डन जीरो, मतलब क्या हो गया, यानी कि वर्क डन जीरो, इसका मतलब क्या है एक तरीके से, तो इसमें वर्क, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगी, जीरो, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस वाली नेचर आएगी, और साथ में चेंज इन इंटर एनर्जी भी क्या होगी, जीरो, मतलब इंटर एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस वाली भी फील आएगी, तो आइसोथर्मल वाली फील भी आएगी, एडियाबैटिक वाली फील भी आएगी, और वर्क डन जीरो भी होगा, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होगा, वैसे वर्क डन जीरो है मगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ जनरली वर्क डन जीरो कब आता था, जब वॉल्यूम में चेंज क्या आता था, जीरो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, गैस एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ा, तो कौन कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा वी जीरो नहीं, पी जीरो हो गया, और पी जीरो हो गया मतलब पी कांस्टेंट हो गया, और पी कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया, जीरो, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। तो फ्री एक्सपेंशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक मत लिख देना भूल से, क्योंकि वर्क डन जीरो किसमें होता है, आइसोकोरिक में, तो कभी आइसोकोरिक लिख दो, एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, मगर ये वर्क डन जीरो हुआ किसकी वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर के जीरो होने की वजह से, मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कितना है, चलिए खैर प्रेशर कांस्टेंट रहा क्या, प्रेशर भी कांस्टेंट रहा। जब गैस एक्सपेंड हुई है बाबूजी तो प्रेशर तो चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घटा होगा, ठीक है। तो फिर क्या रहा,
हाँ, जो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहा है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा। गैस ने जिसके अगेंस्ट वर्क किया है वो प्रेशर जीरो रहा है, खुद का गैस का प्रेशर तो चेंज हुआ। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ना आइसोकोरिक है ना आइसोबारिक है, मगर वर्क डन जीरो है। ठीक है जी, तो चेंज इन एनर्जी जीरो, यानी कि चेंज इन ट्रांसफर ऑफ, यानी कि एनर्जी का, हीट का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, इंटर एनर्जी चेंज क्या होगी, जीरो, और इंटर एनर्जी चेंज जीरो है तो इसका मतलब इंटर एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो देखिए जरा, जब फ्री एक्सपेंशन में इंटर एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो गया, बॉयल्स लो, बॉयल्स लो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब पीवी इजिकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इजिकल टू होता है एन आर टी, और टी है कांस्टेंट, आर और एन तो कांस्टेंट होते हैं, तो पीवी इजिकल टू कांस्टेंट, तो इसलिए क्या लगा सकता था, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू। तो समझ गए, बैरोमीटर में जो ऊपर का वैक्यूम वाला स्पेस है उसमें पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू क्यों लगा दिया था मैंने, क्योंकि वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया था। जो गैस का एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा हो रहा था, उसमें वर्क डन किया था वो फ्री एक्सपेंशन था, और फ्री एक्सपेंशन था वहां पे, तो इसलिए क्या लगा सकता हूँ, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, उसमें पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू अप्लाई कर सकता हूँ। जो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखना है। तो फ्री एक्सपेंशन में हीट एक्सचेंज क्या रहेगी, जीरो, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, और इंटर एनर्जी में चेंज क्या रहेगा, जीरो, यानी कि टेम्परेचर में चेंज क्या रहेगा, जीरो। थैंक यू।